नमस्कार। आज हम पिछले कुछ हफ्तों की सबसे बड़ी घटना पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये जो 2025 का इजराइल ईरान संघर्ष हुआ, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च कहा गया, इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, हमारे पास कई लेख और रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग स्रोत हैं। सही। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को देखकर मुख्य घटनाओं को समझें, उनके असर को देखें और ये जो अभी नाजुक सा युद्ध विराम है उसे भी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ 13-14 जून को। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च किया। हाँ। ईरान के जो मुख्य परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं, जैसे नतांज, इस्फहान, यहाँ तक कि तेहरान, वहाँ बड़े हमले हुए। और इसमें रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स मतलब IRGC के कई टॉप कमांडर मारे गए। हाँ, बड़े नाम थे उसमें। जनरल हुसैन सलामी, अमीर अली हाजीजादे और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी। ये एक बड़ा झटका था ईरान के लिए, शुरू में ही। बिल्कुल। और फिर जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने जवाब दिया। हाँ, तुरंत 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 100 से ऊपर ड्रोन भी। अच्छा, किधर निशाना बनाया? इजराइल के शहरों को, तेल अवीव, बेरशेवा, यरूशलेम, मतलब बड़े शहर निशाने पे थे। और नुकसान इजरायली तरफ? शुरुआती खबरों के हिसाब से लगभग 22 इजरायली घायल हुए थे। फिर अगले कुछ दिन तो मतलब तनाव बढ़ता ही गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। इजराइल का दावा था कि उसने 90% मिसाइलों को रोक दिया, हवा में ही। अच्छा, 90%? ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, दावा तो यही था, लेकिन जमीनी हकीकत शायद थोड़ी अलग थी, क्योंकि ईरान ने हमले रोके नहीं। और फिर ये खबरें भी आईं कि इसराइल में अस्पताल और रिहायशी इलाके भी हिट हुए। बिल्कुल। और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम वगैरह काफी मजबूत माना जाता है। सही कहा। मतलब नागरिक ठिकानों को नुकसान हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ अगर देखें ईरान में, तो वहां तबाही कहीं ज्यादा थी। ओह, क्या आंकड़े थे? अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन ज्यादातर स्रोत बता रहे हैं कि 600 से ज्यादा लोग मारे गए इसराइली हमलों में। हाँ। 600 से ज्यादा? हाँ, और इसमें कम से कम 263 आम नागरिक थे। हजारों लोग घायल भी हुए। बाप रे, ये तो मतलब संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा थी ईरान में। बहुत ज्यादा। ये आंकड़े डराने वाले हैं। इस बीच कुछ और भी अहम बातें हुई, जैसे 18 जून को भारत ने वो ऑपरेशन चलाया था। हाँ, ऑपरेशन सिंधु तेजी से अपने 3170 नागरिकों को ईरान से बाहर निकाला। ये दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ गए थे कि देशों को अपने नागरिक निकालने पड़े। बिल्कुल। और फिर 23 जून को ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। क्या किया? कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पर मिसाइलों से हमला किया। ओहो, अमेरिका के बेस पर? हाँ, इसे उन्होंने ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री नाम दिया। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें रोक ली गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये सिग्नल था कि संघर्ष फैल सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से दायरे को बढ़ाने की कोशिश थी। फिर आखिरकार ये सब कितने दिन चला? करीब 12 दिन। हाँ, लगभग 12 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद 24 से 27 जून के बीच एक युद्ध विराम हुआ, नाजुक सा। और इसी बीच ये भी दिलचस्प था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी। हाँ, ये टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। लड़ाई के बीच में ही बातचीत की पेशकश। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब क्या अमेरिका ने इस संकट को एक मौके की तरह देखा? हो सकता है, शायद उन्हें लगा कि अब दोनों पक्ष बातचीत के लिए ज्यादा तैयार होंगे। लेकिन युद्ध विराम के बाद भी बयानबाजी जारी रही। हाँ, वो तो है। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। और ईरान? ईरान ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि वो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म कर देगा। लेकिन क्या IAEA ने कुछ पुष्टि की, नुकसान हुआ था या नहीं? हाँ, बाद में IAEA ने खुद पुष्टि की। फोर्डो में, जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु स्थल है, वहां नुकसान हुआ था। अच्छा, तो इजरायली दावे में कुछ सच्चाई थी? हाँ, कुछ हद तक तो थी, ऐसा लगता है। प्रतिक्रियाएं भी तो काफी नाटकीय थीं। खामेनेई का बयान? हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने इसे अमेरिका और इसराइल के मुंह पर भारी तमाचा कहा, अपनी जीत का ऐलान किया एक तरह से। और ट्रंप का वो दावा कि उन्होंने खामेनेई पर हमला रुकवाया था। हाँ, वो भी बहुत चौंकाने वाला था कि इस्राएली जेट्स को उन्होंने बीच हवा से वापस बुला लिया। अब इन बयानों में कितनी सच्चाई है, ये कहना तो मुश्किल है। बिल्कुल, ये अक्सर अंदरूनी और बाहरी ऑडियंस के लिए होते हैं। सही बात है।
और तेहरान में वो शोक सभा हुई थी। हाँ, 28 जून को हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों के लिए। एक राष्ट्रीय शोक का माहौल था। और आसपास के देशों का क्या रुख था? जॉर्डन, सऊदी अरब। उनकी स्थिति बहुत मुश्किल थी। मतलब सार्वजनिक तौर पर तो आलोचना कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे शायद इजराइल से कुछ हद तक सहयोग भी चल रहा था। एक बैलेंसिंग एक्ट था उनके लिए। और दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर, खासकर जो गजा और लेबनान में पहले से तनाव था, वहां नागरिक मौतों की निंदा हुई। इससे कूटनीति और उलझ गई। अगर हम सीधे सीधे नुकसान के आंकड़े फिर से देखें, ईरान में 600 प्लस मौतें, 263 नागरिक। इजराइल में 22 से 28 मौतें और घायल करीब 500 से 700। हाँ, और निशाना भी अलग था। इजराइल ने ज्यादातर परमाणु और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, जबकि ईरान के हमलों का असर रिहायशी इलाकों पर ज्यादा दिखा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहें तो ये एक छोटा लेकिन बहुत विनाशकारी संघर्ष था, जिसने भारी तबाही मचाई, और अब एक तनाव भरी शांति है। हाँ, और कूटनीति का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है। आगे क्या देखना होगा? मतलब किन चीजों पे नजर रहेगी? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो ये अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का क्या होता है, दूसरा ईरान आईएईए के साथ क्या करता है, इससे परमाणु अप्रसार पर चिंता बढ़ेगी। फिर खाड़ी क्षेत्र में हुर्मुज जलडमरू मध्य में अस्थिरता कितनी बढ़ती है, और सबसे जरूरी जो मानवीय संकट पैदा हुआ है उसका क्या होगा। सही कहा, ये सारे बड़े सवाल हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ठीक है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज्यादा तबाही, इसका दोनों देशों की आम जनता की सोच पर, उनकी मानसिकता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।